पाकिस्तान के मसाइल काफ़ी गंभीर हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक क्रंच है और अब हालात इस मुकाम पे आ चुके हैं कि पूरी दुनिया देख रही है। हज़ारों की तादाद में लोग आटा हासिल करने की खातिर ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। सैलाब ज़दगान का एक बहुत ही गंभीर मसला है जो उनकी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी हुई है, जो तबाही हुई थी लास्ट समर में। उस पर जनीवा में कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में ओवर $10 बिलियन के जो प्लेजेस हैं वो आए हैं सामने और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है? कब पैसा आएगा, किस काम के लिए आ रहा है? वो पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उनको तो पूरा नहीं करेगा। और पॉलिटिकल अनरेस्ट जितनी इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही है शायद ही कभी देखने को मिली हो। इन सब बातों पर बातचीत होगी आरजू काज़मी साहिबा के साथ, आपकी जानी पहचानी हस्ती जिनका अपना यूट्यूब चैनल बहुत वाइब्रेंट है, हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं। जी आरजू साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी गंभीर सूरत हाल है और आप कैसे देख रही हैं इस्लामाबाद में ये जो सेलिब्रेशंस का भी एक माहौल है जी कि हमें कुछ कर्ज़े अमदादें 10 साल के लिए मिल गई हैं, क्या इससे मुराद है? लेकिन जो वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी है वो अजीरन हुई हुई है। इस सारे मंजरनामे को आप हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे बयान करना चाहेंगी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, यहाँ पे काफ़ी, सबसे पहले अगर हम आटे की बात करें, काफ़ी हंगामा था, बल्कि है, लोगों को नहीं मिल रहा। उसमें एक आध लोगों की जान तक जो है वो चली गई है इसी चक्कर में कि वो सस्ता आटा लेने में। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि केपीके में बहुत से ऐसे बिजनेस साइड जो लोग करते हैं उन्हीं का काम लगता है कि उन्होंने जो है ज़ख़ीरा किया हुआ था, आटा लोगों को मिल नहीं रहा था। और आज भी एक दो जगह पे जो है वो छापे पड़े हैं और उनकी वीडियोस भी आई हैं कि जिन्होंने आटा रखा हुआ था छुपा कर और लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। इस किस्म के लोग और इस किस्म के पाकिस्तानी भी आपको यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएंगे, जिनका ज़रा सा भी, जिन्हें एहसास नहीं होता लोगों का। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने भी काफ़ी आटा या काफ़ी गंदम जो था वो अफगानिस्तान भेज दिया था एज अ गिफ्ट, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा रशिया की तरफ से जो है वो गंदम मंगाई गई है तकरीबन 7 लाख टन। उसमें से 3 लाख जो है वो कराची पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है और 4 के लिए कहा जा रहा है कि गवादर पहुंचेगी। अब उससे किसी हद तक शायद आटे का ये जो बहरान था या ये जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। पेशावर में जो रोटी है, एक सिंगल रोटी, जो कि जाहिर है कि जो मजदूर होते हैं, जो जितने लोग यहाँ रहते हैं रोटी जाहिर खाते हैं, वो 30 रुपए की कर दी गई है और एकदम से लोगों के लिए काफ़ी ये परेशानी का सबब है। मगर साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कहती जा रही है कि जी एक मसनूई तरीके से, एक फेक तरीके से जो है ये बहरान पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मगर देखते हैं कि ये आगे कहाँ तक इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मगर रशिया से जो पहुंचा है आटा या गंदम, सॉरी, तो उससे काफ़ी मसला जो है वो इनका कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, रशिया से सप्लाई आ जाएगी गंदम की, कुछ कंट्रोल हो जाएगी आटे की सप्लाई, मगर कीमतें तो शायद कम होती नज़र नहीं आ रही। और महंगाई का जो बहरान है आटे के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी, वो भी बहुत शदीद होता जा रहा है। तो इस महंगाई पर आवाम की वहाँ पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और ये महंगाई का तूफ़ान थमता नज़र आता भी है या नहीं? नहीं सर, महंगाई का तूफान तो थमता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। वो जैसे हसन निसार साहब कहते हैं कि एक दफा जो रेट बढ़ जाए वो वापस नहीं आता। और चाहे वो चिकन हो, जिसको के लोग काफी शौक से यहाँ पर लेते हैं और खाते हैं, तो उसके रेट भी काफी ज्यादा हैं। वेजिटेबल्स के रेट भी बहुत ज्यादा हैं और हर चीज के ही तकरीबन प्राइस जो है वो हमें काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। और चाहे वो मेडिसिन हो या कोई भी आम से आम चीज़ आप नाम ले लीजिए, तो वो लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर है। और मुझे नहीं लगता कि किसी जगह भी गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल कर पाएगी,
क्योंकि यहाँ तो वही हाल है ना कि अगर कोई बीमारी फैल जाए और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, चाहे वो कोविड का जमाना हो जब एक मास्क जो था वो लोगों को 200-200 रुपए में मिल रहा था, जबकि आम दिनों में वही मास्क जो है वो 10 रुपए का मिलता है। और पूरी दुनिया में होता तो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी किस्म की शॉर्टेज हो जाए किसी चीज की, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं वहां पे वो अपने लोगों की मदद करते हैं, चीजों को सस्ता कर देते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है। यहाँ पे हम जितना ज्यादा इस्लाम का नाम लेते हैं, जितना ज्यादा मजहब को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ही कोई सूरत हाल हो तो हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है और लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है। तो आम पब्लिक तो सर परेशान है, उसके खाने के लिए ना तो रोटी है और ना ही उसे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मिल रही है। लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग चल रही है, लोग लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पे मजबूर हैं। साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग इस ठंड के मौसम में भी हो रही है। जहां मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, इवन मेरे घर में भी रोज 1 घंटे की लाइट जा रही है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके खर्चे आप देख सकते हैं कि कम नहीं हो रहे। चाहे वो हम बिलावल भुट्टो को देखें, चाहे किसी और पार्टी लीडर को देखें, जिस तरह के वो कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह के वो जूते पहन रहे हैं, 1800 या 3500 $3500 के, वो भी सभी ने देखे। तो ये खर्चे इनके कम नहीं हो रहे। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ गाड़ियां भी मंगवाई हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 से 200 के करीब गाड़ियां इंपोर्ट की जाएंगी, जो कि ज़ाहिर लग्जरी आइटम है। और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से नीचे की वो गाड़ियां नहीं हैं। और वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये आप समझ सकते हैं। अभी जो फंड्स की वादे किए गए, अगर उसमें से आधा पैसा भी आ जाता है तो इनके ये खर्चे चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट तब्दील हुई थी इमरान खान की, सो कॉल्ड तब्दीली वाली गवर्नमेंट, और ये नई गवर्नमेंट आई, इनके ये दावे थे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हम सॉल्व कर देंगे। हम समझते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर अ नाइट या विद इन कपल ऑफ मंथ्स सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट सॉल्व होने के रास्ते पर तो चले। आपने जिक्र किया अभी जो जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए प्लेजेस हुए हैं, वो प्लेजेस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं और वो धीरे धीरे आएंगे। बहुत कंडीशनड किस्म के वो प्लेजेस हैं, और इस तरफ स्पेंडिंग जो है 5-5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी मालियत में एक एक गाड़ी पाकिस्तान पहुंच रही है, और 150 से ज़ायद गाड़ियाँ बताई जा रही हैं मुख्तलिफ तरह की ख़बरों में। तो इस सारी सूरत हाल में जो इकनॉमिक क्राइसिस है, जो 4.5 बिलियन पे रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और जो गालबन 2-3 हफ्तों के पैसे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में एक बात हो रही है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, कोई डिफ़ॉल्ट होने वाली सूरत हाल है, या ये फिर किसी न किसी तरीके से मांगे तांगे की इकॉनमी से थोड़े अरसे के लिए अपने आप को बेल आउट कर लेंगे? क्या सिचुएशन आपको ग्राउंड पर नज़र आती है? सर ये यही मांगे तांगे के पैसों से कुछ टाइम के लिए अपने आप को बचा लेंगे। साथ साथ इन्होंने जो बैंक में लोगों के डॉलर्स रखे हैं उसको भी अपने जमा करना या अपने में शामिल करना शुरू कर दिया है। बताने लग गए कि जी 4.5 नहीं है बल्कि 10 बिलियन डॉलर हैं, जबकि वो 6 बिलियन जो है वो असल में वो हैं जो बैंक में लोगों के पैसे रखे में। ये उनको भी अपने लिए ही बताना शुरू हो गई है गवर्नमेंट। साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज के साथ इनकी बात हुई है जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें ठीक है काफी लंबा टाइम है, लेकिन कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो फौरी तौर पे दे देंगी फ्लड विक्टिम्स के लिए, लेकिन वो पैसा फ्लड विक्टिम्स तक तो नहीं जाएगा। सबसे पहले तो सऊदी अरब और दूसरी कई कंट्रीज जहां पर यूएई, जहां पे हमारे आर्मी चीफ गए हैं और उन्होंने जाकर बात की है, तो वहां से तो मेरा ख्याल है कि वो पैसे जल्दी इनको मिल जाएंगे। अब चाहे वो सिर्फ दिखाने के लिए हो, लेकिन वो उसमें बैंक में रख दिए जाएंगे, स्टेट बैंक में रख दिए जाएंगे और उससे ये थोड़ा सा संभाला ले लेंगे। मगर असल बात ये है कि ये काम कब करेंगे, ये ट्रेड कब ओपन करेंगे। ना ये इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर रहे हैं, ना ये कोई काम करने के लिए तैयार नजर आते हैं, और ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज या कोई इस तरह का काम हमें होता दिखाई दे रहा है कि फैक्ट्रीज खुली हो, पाकिस्तान किसी काबिल हुआ हो, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काबिल हुआ हो, या अपनी इकोनॉमी खुद चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये आज की बात नहीं है सर, आप तो जानते हैं कि ये सालों से यही कुछ करते आ रहे हैं।
कि सिर्फ मांगे तांगे के पैसों पर ही मुल्क को चला रहे हैं और अब यही इनको आदत पड़ गई है। यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही जो हैं वो न्यू ईयर मनाने जब गए थे, मेरे ख्याल है इटली या पोलैंड, इटली गए थे शायद, तो वहां के लिए उन्होंने जो चार्टर्ड प्लेन लिया था वो ही तकरीबन बताया जा रहा है कि $1 लाख से ज्यादा की उसकी पेमेंट की गई। और जब उनकी वहां पे खिंचाई हुई, ये खबर बाहर निकली, तो अब वो वापस आने के बजाय पाकिस्तान वो चले गए जी यूके। अब वहां से जाहिर है कि माफी तलाफी की जा रही होगी, कोई रास्ता निकाला जा रहा होगा जिससे वो वापस आ सकें और वो ये बता सकें कि जहां पर लोगों के पास आटा नहीं है खाने को और जहां की पब्लिक इतनी परेशान है, वहां के लीडर जो हैं वो चार्टर्ड प्लेन लेकर कैसे यूरोप चले गए। तो इनके तो ये हरकतें हैं, और आपके ख्याल से क्या ये लोगों को मालूम नहीं हो रहा होगा? ये अमेरिका भी देख रहा होगा, ये यूरोपियन कंट्रीज भी देख रही होंगी, गल्फ कंट्रीज भी देख रही होंगी। इनके ऊपर अब ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। इसी वजह से आते के साथ ही आर्मी चीफ का जो पहला विजिट था वो सऊदी अरब का, और अब यूएई का है कि आर्मी चीफ जाके और कशकोल लेकर बैठे हैं, बजाय इसके कि जो उनकी ड्यूटी है कि वो टीटीपी को हैंडल करें और अफगानिस्तान की तरफ से जो हमें टेंशन है उसको देखें, उसके बजाय वो भी पैसे मांगते घूम रहे हैं। जी, आपने जिक्र किया पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब और यूएई, उस हवाले से इस्लामाबाद में क्या परसेप्शन है, क्या लोग सोचते हैं कि किस हद तक ये दौरा कामयाब रहा, चूँकि इसकी कामयाबी का दारोमदार पैसे ले आने की सूरत में है। और जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि हमने आर्मी चीफ होने के नाते, जब वो आर्मी चीफ थे, अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा कि आर्मी के कामों से ज़्यादा हमने तो पाकिस्तान को कर्जा दिलवाने में मदद की। तो क्या यही काम आसिम मुनीर साहब भी करते नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, वो भी यही काम करते नजर आ रहे हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। और सऊदी अरब ने भी अनाउंस किए हैं कि वो भी पाकिस्तान को जो है फंड देगा, बल्कि कुछ फंड जो है वो बैंक में रखने के लिए भी होगा, कुछ उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए भी बात की है, और यूएई की तरफ जाके वहां पे भी इसी किस्म की बात सुनने में आ रही है। तो मेरे ख्याल है उनका काफी कामयाब किस्म का विजिट होगा, और वो ये हर कंट्री जहां जहां भी इस वक्त आर्मी चीफ जा रहे हैं वहां से वो कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आएंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ऐसे कब तक चलेगा और कब तक लोग देते रहेंगे और कब तक ये मांगते रहेंगे, इस चीज के ऊपर ये सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि लोग अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, चाहे वो आर्मी चीफ चाहे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, काफी मसला इनको आ रहा है कि इनको पैसे कम मिल रहे हैं, मुश्किलों से मिल रहे हैं, कई कई बार कहने से मिल रहे हैं। अभी तो रिसेंटली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आईएमएफ के हेड ने उनको फ़ोन किया, या वहाँ के जो एक है ना साहिबा, उनका मैं नाम भूल रही हूँ इस वक्त, कि उनकी कॉल आई है शहबाज शरीफ साहब को, जबकि जब वो जेनेवा गए तो वहां पे मीडिया के सामने उन लोगों ने कहा कि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं है, ये कॉल तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी। तो ये एम्बैरेसमेंट और इसी तरह की दूसरी कई एम्बैरेसमेंट्स का सामना है, मगर इसके बावजूद बड़ी मुबारकबादियां चल रही हैं, बड़ा सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी एक बार फिर जो है कई कंट्रीज ने वादा किया है पैसे देने का। और अगर आपको याद हो इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थे, तब शौकत तरीन साहब ने रात के 3 बजे ट्वीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी किस्म की बातें उन्होंने ऐसे लिखी थी कि जी हमें पैसे मिल गए हैं। और जिस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो सोशल मीडिया पे भीख मिल जाने पे या कर्जा मिल जाने पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, आप सोच सकते हैं कि वो क्या काम करते होंगे। जी, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भूचाल पैदा किए हुए हैं, और उनका जो सनसनीखेज सियासी अंदाज़ है वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। और इलेक्शन कमीशन ने अब उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दी है। तो इमरान खान की जो सियासत है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और इक़्तिसादी मंजरनामे पे किस तरह अभी भी असरअंदाज हो रही है, कैसे आप इसको देखती हैं?
सर कुछ खास नहीं इमरान खान कर पा रहे, सिर्फ यही है कि वो स्टेटमेंट्स देते हैं, रोज खिताब करते हैं अपने पार्टी के लोगों से या उन लोगों से जो उनको अभी भी फॉलो करते हैं। इससे ज्यादा इमरान खान का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। उनका दोबारा पावर में आते हुए वो नजर नहीं आ रहे बहुत जल्दी। अभी तो कोई ना कोई दूसरी पार्टी ही आएगी जिसमें पीपल्स पार्टी के काफी चांसेस हैं, क्योंकि 2018 से पहले यानी 2018 के इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल पीटीआई की थी कि हर कुछ दिन में हम देखते थे कि कोई ना कोई जाकर इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान अपनी पार्टी का झंडा, उसका स्कार्फ पहना रहे उनको। आजकल वही हालत पीपल्स पार्टी की है। और हर कुछ दिनों के बाद जो है वो जरदारी साहब नजर आते हैं जो किसी ना किसी को पीपल्स पार्टी का फ्लैग पहना रहे होते हैं या वो स्कार्फ पहना रहे होते हैं जिसमें उनका फ्लैग बना हुआ है। तो लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी को आगे लाया जा रहा है। और इमरान खान के बारे में ये भी सुना गया है कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज या एजेंसीज ने उनके और उनके साथियों के फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए हैं। उनको मैसेजेस भी उनके चेक नहीं किए जा रहे और मेजर लेवल तक के जो फौजी हैं वो भी इमरान खान के फ़ोन या किसी किस्म के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। इसका इसकी साफ रीज़न या वजह यही नज़र आती है कि इमरान खान को साइड पे कर दिया गया है और फिलहाल उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। बाकी वो जो कुछ भी कहते हैं वो कहते रहें, चाहे वो आर्मी को कहें, एजेंसीज को कहें या किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दें, तो जाहिर है मीडिया में जिंदा रहेंगे तभी याद रखा जाएगा। शायद यही वजह है कि इमरान खान जो है वो बुरी तरह से फेल होने के बावजूद हमें मुसलसल मीडिया में नजर आते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट देते दिखाई देते हैं। साथ साथ उनके जो साथी हैं फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग, वो भी आपको मीडिया में एक्टिव नजर आते हैं, चाहे किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दें। फवाद चौधरी साहब ने अभी एक मरियम नवाज की तारीफ भी की। उन्होंने कहा जी बिलावल से ज़्यादा वो मिच्योर लगती हैं, वो मतलब जेल भी जा चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने उनको उनसे बेहतर लीडर या पॉलिटिशियन बताया। अब उसकी कई वजह लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि फवाद चौधरी आप कोशिश कर रहे हो कि पीपल्स पार्टी में जाने की या सॉरी पीएमएलएन में जाने की, लेकिन अब देखते हैं कि उसका क्या रीज़न है। साथ साथ जो एमक्यूएम है उसके बारे में भी फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि जी वहाँ पे बहुत ही नफीस किस्म के लोग हैं, हर एक ने कम से कम भी 30 मर्डर कर रखे हैं। अब उसके बाद जाहिर है जब आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो एक न्यूज़ में रहने की वजह भी होती है। तो हो सकता है कि ये लोग यही कोशिश कर रहे हो। मगर एक अजीब सी बात जो देखने में आई वो ये कि जनरल फैज जो है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज जो अभी रिटायर हुए रिसेंटली, उनकी बेटी की शादी में हमें इमरान खान की पार्टी के कई लोग नजर आए, जिसमें असद उमर भी थे, फवाद चौधरी भी थे, साथ ही बाजवा साहब भी थे, आसिम सलीम बाजवा भी थे और कई दूसरे लोग थे। आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दिखे, लेकिन इमरान खान नहीं थे, जिनके लिए काफ़ी कहा गया कि वो बड़े क्लोज हैं उनके साथ, और इमरान खान ही नज़र नहीं आ रहे थे। इसके ऊपर काफ़ी लोग हैरान हैं, काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी एकदम से बनी थी उनकी सरकार चले जाने के बाद वो अब कम होना शुरू हो गई है, और जो उन्होंने महाजराई का रास्ता अपनाया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ, उसकी उनको कॉस्ट भी देना पड़ रही, और पब्लिक उनके जलसों में कोई 40-50 हज़ार की तादाद तक तो आ जाती थी, लेकिन पब्लिक उनके साथ चलने मरने के लिए तैयार नहीं है? क्या ऐसी कोई सूरत हाल ग्राउंड पे है? सर पब्लिक ऐसा उनके साथ चलने के लिए या मरने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज़ शायद ओवरसीज पाकिस्तानी किसी हद तक अभी भी इमरान खान के साथ हैं काफ़ी, लेकिन ये कि जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा इमरान खान के साथ हमें नज़र नहीं आते। और लेकिन ये कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाकी पार्टीज़ के साथ हैं, इसलिए कि वो इन्होंने भी कोई ख़ास ऐसा कारनामा नहीं किया या कोई ऐसा रिलीफ पब्लिक को नहीं दिया है जिसकी वजह से ये दावा कर सकें कि पब्लिक उनके साथ है। पब्लिक उसके साथ होगी जो उन्हें रोटी देगा, जो उनके बच्चों को एजुकेशन देगा, और फिलहाल ऐसा करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सब सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद पता लगे कि क्या सूरत हाल होती है और कहाँ पे बात जाती है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो कहा जा रहा था कि वो बाहर है, वो अभी तक कुछ ना कुछ लग रहा है कि इधर ही है, और पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है वो इमरान खान बिल्कुल ही साइडलाइन है और बाकी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो। साथ साथ इमरान खान के साथ जो लोग थे
जिनके साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट खड़ी की थी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, उसमें भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और कई तरह के क्लैशेस, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं परवेज इलाही साहब, उनके साथ भी इमरान खान का देखने में आया है कि कुछ झगड़ा चल रहा है। खान साहब ने कहा है कि परवेज इलाही के करप्शन की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इमरान खान ने दिया है परवेज इलाही के खिलाफ। और साथ साथ चौधरी शुजात ने ये कहा है कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो नहीं डिसॉल्व की जाएगी। तो ये एक, क्योंकि परवेज इलाही को तो लाए ही इमरान खान थे ये कहा जा सकता है, लेकिन परवेज इलाही को इमरान खान के साथ स्टैब्लिशमेंट लाई थी, ये बात भी वाजह है। साथ साथ शेख रशीद साहब जो हैं वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि उनको थोड़ी बहुत लिफ्ट हो जाए, लेकिन गेट नंबर 4 उनके लिए बंद है। और जो लोग जानते हैं गेट नंबर 4 का मतलब, उनको पता ही होगा कि वो उससे क्या मुराद है। और लेकिन ये कि परवेज इलाही साहब अभी अगर हटे हैं इमरान खान की तरफ से और इमरान खान उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसकी साफ रीज़न यही लगती है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा इन है और अभी भी अपना रोल प्ले कर रही है। और उन्होंने ही कहा होगा शेख रशीद और साथ साथ परवेज इलाही साहब को कि थोड़ा सा साइड पर हो जाए खान साहब से। देखिए, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे चाहे शेख रशीद हों, चौधरी परवेज़ इलाही हों, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, मुस्लिम लीग काफ हो, पीपल्स पार्टी हो, वही मोहरे नज़र आ रहे हैं जिनको हम 40 सालों से देख रहे हैं। कुछ उनके नए फेसेस सामने आए, बिलावल भुट्टो की सूरत में, मरीम नवाज़ साहिबा की सूरत में, मगर वो एक्सटेंशन हैं अपनी पार्टियों के भी और अपने घरानों के भी। इस सारे मंजरनामे में वही सारा का सारा सियासी पस मंज़र है जो हम दहाइयों से देख रहे हैं। क्या आपको कोई ऐसी सूरत नज़र आती है कि इतने बुरे हालात में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कोशिश हो कि भारत के साथ तल्लुकात के लिए अपना माइंड सेट चेंज करें? क्योंकि भारत को तो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है आज के मंजरनामे में, पाकिस्तान को ही भारत की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसी आपको सूरत नज़र आती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भारत के हवाले से जो इनका नफ़रत अंगेज़ पाकिस्तान की तरफ से रेटरिक है वो ख़त्म हो जाए या एटलीस्ट कम हो जाए, और भारत से दरख्वास्त करें कि उनको आटा, टमाटर, प्याज दें, उनकी मदद करें? कोई ऐसी सूरत आपको नज़र आती है? सर देखिए, सबसे पहले तो भारत को कभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी, हमेशा पाकिस्तान को ही भारत की ज़रूरत रही है। और इस बात को इनको पाकिस्तान के लोगों को मानना भी पड़ेगा और इनको ये मानना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया में भीख मांगेंगे, ये हर किसी के पास जाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या IMF हो, ये हर जगह जाके नाक रगड़ेंगे, अपनी इंसल्ट करवाएंगे, लेकिन ये भारत के साथ ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। और भारत दुश्मनी जो इन्होंने शुरू कर रखी है हमेशा से, वो इसी तरह चलती रहेगी। उसकी उसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो फिर वो, एक तो सबसे पहले तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है जो हमारे यहाँ चलती है ना, कि जी दो नज़रिए जो लाए गए थे पाकिस्तान बनाने के, वो ख़त्म हो जाएंगे कि अगर हमारा इतना ही अच्छे टर्म्स हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ, तो फिर पाकिस्तान बनाने की वजह जो दी जाती है वो नहीं रहेगी। उसके अलावा दूसरी बात, जो ये उससे पैसे खाते हैं, जो हमारे यहाँ जो फंडिंग होती है कि जी डिफेंस बजट बढ़ गया क्योंकि भारत से खतरा है, क्योंकि भारत की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, कि कश्मीर का जो कहा जाता है, राग अलापा जाता है और बार बार कश्मीर करके, क्योंकि अब ये कहेंगे कि जी कश्मीर के जब तक हल नहीं होता मसला, तब तक हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ये कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, जो कि ये खुद भी नहीं करना चाहते, तब तक ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे लेकिन भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इनका यही सोचना है, इनका इसी चीज़ को लेकर ये आगे बढ़े हैं अभी तक, और मुझे तो लगता है ये इसी चीज़ को लेकर चलते रहेंगे। और ये किसी सूरत में भी भारत के साथ ना तो टर्म्स बेहतर करेंगे, ना ही ट्रेड ओपन करेंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने पहले खुद ही क्रिएट किए हैं, अब इनके काबू नहीं आ रहे, जिसको ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं।
वो कोई ना कोई ऐसा काम दोबारा कर देंगे जिसकी वजह से भारत एक बार फिर नाराज हो जाएगा, भारत को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ेगा और सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा और उसके बाद फिर वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी बेहतर जो है भारत के साथ आगे फ्यूचर में देखने जा रहे हैं। ये और बात है कि हम चाहते हैं, बहुत से मेरे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आरजू साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त जो इस्लामाबाद में सूरत हाल है उसके हवाले से हमें बहुत सारी आगही दी और अपना तजिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। व्यूज़, बातचीत सुनी आपने आरजू काज़मी साहिबा की, और आप आरजू काज़मी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ज़ाती चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐप्स को आप डाउनलोड कीजिए एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पे। आप टैग टीवी को इन ऐप्स के ज़रिए 24/7 वॉच कर सकते हैं। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.